अब देखिए हम चालू करने वाले हैं अकाउंट्स का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग financial information to the users. It gives information on the resources available, how the available resources have been employed and the results achieved by their use. देखिए अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, मेजरिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाइंग होती है, समराइजिंग होती है, इंटरप्रेटिंग होती है एंड कम्युनिकेटिंग होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, किसको, यूजर्स को, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, यानी जो एसेट्स है बिजनेस की, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, अब अवेलेबल रिसोर्सेज कहाँ कैसे कैसे एम्प्लॉयड है ये पता चलता है। ठीक है, और क्या क्या रिजल्ट अचीव हो रहा है, यानी कितना नेट प्रॉफिट मिल रहा है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं उनके उस यूज़ से। ठीक है, इट शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, इज दैट कैपिटल। देखिए ये जो प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस इनकर किया अकाउंटिंग पीरियड में, देखिए अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, बेसिकली ये होता है फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए अलग अलग देशों का अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर का पीरियड एक साल का ही होता है। ठीक है, पर अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका का है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, यानी उनका फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 जनवरी को और एंड होता है 31 दिसंबर को, पूरा एक साल। इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होता है, कईयों का सेम भी हो सकता है। देखिए सिंस अकाउंटिंग इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखिए बेसिकली अकाउंटिंग क्या करती है, जो लैंग्वेज बिजनेस है उसको सिंप्लीफाई करती है, उसको उसके उसमें क्या कहते हैं, कितना प्रॉफिट कमाएगा ये बताती है, उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बिजनेस से रिलेटेड सब कुछ करती है। तो वो क्या कहते हैं, एक तरीके से लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अब देखिए अकाउंटिंग क्या है। अब देखिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की। देखिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दिया है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंस मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। देखिए इन्होंने क्या कहा कि अकाउंटिंग आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की और समराइज करने की इन एक सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है, और मनी के टर्म्स में, यानी कि जो ट्रांजेक्शन है मनी के टर्म्स में होगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना, उनको समराइज करना, जो कि मनी के टर्म्स में होती हैं, है ना। विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का पार्ट है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और जो रिजल्ट्स हैं उनको इंटरप्रेट करना। ऐसी कुछ डेफिनेशन स्मिथ एंड एशबर्न ने दी है। Accounting is the science of recording and classifying business transactions and events, primarily of a financial character, and the art of making significant summaries, analysis and interpretation of those transactions and events, and communicating the results to the person who makes decision or form judgment. तो देखिए ये भी लगभग वैसी ही डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज द साइंस, इन्होंने अकाउंट्स को साइंस से, अकाउंटिंग को साइंस से रिलेटेड किया है, क्योंकि देखिए साइंस में कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, उसी प्रकार से अकाउंटिंग भी प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज द साइंस। अब देखिए इसमें बताया गया कि अकाउंटिंग एक साइंस है, यानी अकाउंटिंग एक साइंस, जैसे जैसे साइंस में कई सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे भाई हो गया कंडेंसेशन की प्रोसेस हो गई, वाटर साइकिल की प्रोसेस हो गई, तो उसी तरीके से अकाउंटिंग भी प्रोसेस इस प्रोसेस में क्या होता है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उनको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, और प्राइमरली ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, यानी उनको फाइनेंशियल करेक्टर किया, यानी वो मनी के टर्म्स में, एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, और फिर ये इसके साइंस का आर्ट भी है। कैसी आर्ट है, इसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, समरीज बनाई जाती हैं अकाउंट्स की, जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं उनकी समरीज बनाई जाती हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है, उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, फिर उनको कम्युनिकेट किया जाता है उन पर्सनस को, किनको जो रिजल्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है उन पर्सनस को जो कि डिसीजन लेने वाले हैं या फिर फॉर्म जजमेंट करने वाले हैं। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं, तो ये याद कर लीजिए या ये ऊपर वाली कर लीजिए। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक information to permit informed judgments and decisions by users of the information। तो देखिए इसमें भी ऐसा ही कुछ दिया है। अकाउंटिंग का प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने की, मेजर करने की, कम्युनिकेट करने की इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ द। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो देखिए सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो देखिए इसमें यह है कि सबसे पहले क्या होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, यानी कि जो मनी टर्म्स में हो रही हैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल में दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स में क्या होता है, पैसे का लेन देन होता है, पैसे देते हैं, गुड्स आते हैं, तो ये क्या है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय अ फर्म, जब एक फर्म क्या कहते हैं, कंपनी जो भी है फिनिश्ड गुड्स बेचती है, तो क्या होता है, पैसा आता है और गुड्स आते हैं, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, जहाँ जहाँ मनी या मनी टर्म्स इंक्लूडेड होंगे। ठीक है,
वहाँ वहाँ क्या होगा, उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे और वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करी जाएगी। ठीक है, फिर आता है मेजरिंग आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। अब ये क्या होता है, तो देखिए आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस यानी कि उनकी वैल्यू निकालना। ठीक है, अब जैसे कितने के गुड्स परचेस करे, मैंने कहा 1 लाख के, तो ये क्या हो गया, उस ट्रांजेक्शन की वैल्यू हो गई, तो ये 1 लाख के गुड्स परचेस करे थे। ठीक है, तो जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसके सामने अमाउंट लिखा जाएगा 1 लाख रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। देखिए, और देखिए अब जो जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी चीज़ मनी के टर्म्स में मेजर नहीं करी जा सकती, उसको अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब देखिए एक मैनेजर को अपॉइंट किया तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, जब उसको सैलरी से वेजेस देंगे तब ये रिकॉर्ड होगा कि उसको सैलरी से वेजेस दी गई है। ठीक है, अब देखिए आती है रिकॉर्डिंग। देखिए, अब देखिए, अब बारी आती है रिकॉर्डिंग की। तो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सब, वो रिकॉर्ड करी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए वो कहाँ पर रिकॉर्ड करी जाती हैं, तो देखिए एक एक वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जिसका नाम होता है जर्नल। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होती है वो जर्नल में रिकॉर्ड करी जाती है। अब ये जर्नल क्या है, कैसे बनाते हैं, ये सब बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये जर्नल है, ये और भी कैटेगरीज में डिवाइडेड, यानी और भी टाइप्स की होती हैं, जैसे कैश जर्नल और कैश बुक। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कैश ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड होती है। परचेज जर्नल और परचेज बुक, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्रेडिट पे यानी कि उधार पे जो गुड्स परचेज कर जाते हैं उसके बारे में उनकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। फिर आती है सेल्स जर्नल या सेल्स बुक कह लीजिए उसको। इसमें क्या होता है, जो उधार पे माल बेचा है, यानी जो क्रेडिट सेल्स है, बेसिक क्रेडिट यानी कि उधार। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स यानी कि उधार पे माल बेचना, तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन यहाँ पे आती हैं। ठीक है, अब देखिए आता है क्लासीफाइंग। तो देखिए, ठीक है, अब देखिए आप आता है क्लासीफाइंग। देखिए जितनी भी जो अकाउंट जितनी भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, तो देखिए यहाँ तो क्या होता है, ट्रांजैक्शन से बिना क्लासीफाई करे रिकॉर्ड हो जाती है एक बार। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए क्या है, अगर कभी कोई ट्रांजैक्शन हुई, आप उसको क्लासीफाई करके रिकॉर्ड करने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम जाएगा। इसलिए पहले एक जगह सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि पहली जगह एक जगह ट्रांजैक्शन मिल जाए सारी। ठीक है, उसमें जैसे सेल, अगर कोई गुड्स से सेल करें, क्रेडिट पे करें तो उसकी ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, अगर जैसे कैश में सेल करें गुड्स, उसकी ट्रांजैक्शन होगी। कैश में परचेस करें गुड्स, उसकी ट्रांजैक्शन होगी। सैलरीज दी एम्प्लॉइज को, उसकी ट्रांजैक्शन होगी। रेंट पे किया, उसकी ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, और जैसे जो क्या कहते हैं, जब गुड्स मंगाते हैं तो उसमें कैरेज देना पड़ता है। कैरेज यानी कि क्या, जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है वो देना पड़ता है। तो कैरेज पे किया तो उसकी एंट्री होगी। तो मतलब ये सारी एंट्री, जितनी भी टाइप्स की एंट्री, कोई एसेट परचेस करी, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये परचेस किया तो इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। कोई लाइबिलिटी पे, फिर कोई क्रेडिटर को पेमेंट दिया, ये लोन पे किया तो उसकी एंट्री होगी। कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी तो उसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो हर एक चीज़ की ऐसी एंट्री होगी। पर फिर क्या होगा, उन एंट्रीज को क्लासीफाई कर दिया जाएगा। जैसे भी ये जो जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो कहाँ जाएगी, कैश अकाउंट्स में आ जाएगी। एक अकाउंट बना देंगे कैश का, उसमें जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो वहाँ आ जाएंगी। ठीक है, और ठीक है, फिर उसके बाद जितनी भी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सेल्स अकाउंट में आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे क्या ट्रांजैक्शन को फिर क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, और और उसको जिस बुक्स में करेंगे, जैसे भैया जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही थी वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड हो रही थी पहले। ठीक है, जर्नल में, फिर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगी लेजर के अंदर। ठीक है, इसे कहते हैं मेन बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे मान के चलिए, अगर किसी को क्या कहते हैं, सिर्फ कैश अकाउंट का ये देखना कि भैया कंपनी के पास कितना कैश का बैलेंस है। ठीक है, मान के चलिए मैनेजमेंट को ये जानना है, तो अब अगर मैनेजमेंट लेजर के पास जाएगा, मतलब अगर सॉरी मैनेजमेंट अगर जर्नल देखेगा, तो मैनेजमेंट को तो बहुत बहुत दिक्कत होगी पता करने में, क्योंकि उसको तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन से देखनी पड़ेगी कि कब कैश आया, कब कैश गया। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक अकेला सेपरेट कैश अकाउंट बना दिया, या कह लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि भैया इंडिविजुअल अपन कैश का बैलेंस देख सकते हैं कि कितना कैश का बैलेंस है और कब कितना कैश किसको पे किया, कहाँ से आया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक एफिशिएंसी बनी रहती है ना। तो देखिए अब आता है समराइजिंग। देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो जितनी भी जो डाटा होता है, ठीक है, जो क्लासिफाइड डाटा यानी कि जो लेजर्स अकाउंट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, समराइज़ किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट बनाए जाते हैं, उनमें इनको समराइज़ किया जाता है, या के लिए स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, उनमें उनको समराइज़ किया जाता है इन ट्रांजैक्शंस को, या जो लेजर में जो ट्रांजैक्शन पोस्टेड करी गई हैं। ठीक है, इन सबको एक जगह समराइज़ किया जाता है, जिससे कि जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो आ सके। जैसे कि भैया ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या मेजर करता है बेसिकली, देखिए ट्रायल बैलेंस अभी बाद में देखेंगे, शॉर्ट में बता दूँ, ट्रायल बैलेंस जो अकाउंटिंग एक्यूरेसी है वो देखता है। ठीक है, अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे क्या होता है, इससे जो प्रॉफिट होता है वो असर्टेन होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये असर्टेन होता है। ठीक है, ये मिलता है। फिर आती है बैलेंस शीट, इससे क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ठीक है, तो अब देखिए, और इन्हीं सब चीज़ों को क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब छठा है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखिए, तो देखिए क्या होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो क्या होता है, जैसे जो समराइज डाटा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, और बैलेंस शीट है। तो इनके केस में क्या होता है, जैसे मान के चलिए अब ये मैनेजमेंट के पास है, तो मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि हाँ भाई, क्या अकाउंटिंग वक्त में कुछ गलती हुई है, ट्रायल बैलेंस ये बता सकता है। ठीक है, अगर अगर ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बताता है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो भी इसके यूजर्स हैं, अब इस डाटा के यूजर्स कौन होते हैं, देखिए कई लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स को पैसा इन्वेस्ट करना होता है।
ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं पहले, तो उसके लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट चेक करती है कि भैया कंपनी प्रॉपर टाइम में इनकम टैक्स पे करिए कि नहीं करिए, तो उसके लिए वो उसकी इनकम देखती है कंपनी की, उसके लिए क्या क्या होता है, अकाउंट्स को देखा जाता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखा जाता है। ठीक है। तो और भी ऐसे यूजर्स हैं जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है। तो और ये क्या कहते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, काफ़ी डाटा, मतलब काफ़ी चीज़। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो फ्यूचर के बारे में देखिए, दिस हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन अ बेटर वे। तो इससे फ्यूचर के बारे में अच्छे से क्या कहते हैं, प्लान कर सकते हैं कि भैया कितना पैसा आगे अभी से बचाना चालू कर दें। जो कंपनी ऐसे डिसाइड कर लेती हैं, ठीक है, कि फ़ंड बना लेती हैं कि हम आगे ये करने वाले हैं, तो हम अभी से फंड बनाना चालू कर देते हैं। ठीक है। तो ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की मदद से ही हो पाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। अब होता है कम्युनिकेटिव। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की मदद से निकली है, इस इन्फॉर्मेशन को, यानी जो असर्टेन हुई है, इस इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, कम्युनिकेट किया जाता है इसके यूज़र्स के पास। ठीक है। जिससे कि वो अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सके कंपनी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, हम आ गए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या इसमें होता है, इसमें मतलब अकाउंटिंग। अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही यही है भैया। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, तो ये उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। देखिए, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, इसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी है, इनके बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, अब आता है अगला है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। अनदर ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, कि इससे जो जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, उनका एक प्रॉपर रिजल्ट बाहर आ सकता है, क्योंकि उससे इन ट्रांजेक्शन से अपन को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अब इस पर्पज़ के लिए क्या होता है, डिफरेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट कह लो, या फिर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लो। ठीक है। तो अब आता है डिटरमाइनिंग फिनेंशियल पोजीशन। तो जो अकाउंटिंग की मदद से क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि भैया ये इसलिए की जाती है जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कंपनी वगैरह है, इनकी फिनेंशियल पोजीशन पता लगा, जिसके ये बिजनेस अभी किस पोजीशन पे है, कंपनी की क्या पोजीशन है। ठीक है। तो ये पता करने के लिए क्या होता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिससे कि फिनेंशियल पोजीशन पता चल सके। अब आती है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या होता है भैया, द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ठीक है। तो देखिए, मैनेजमेंट को भी, अब देखिए है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब देखिए, मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए रहती है जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बनाए जाएंगे, तो प्रॉफिट ही नहीं आएगा। तो मैनेजमेंट में डिसीजन कैसे लेगा उससे रिलेटेड, कि भैया अगर लॉस आ रहा है तो लॉस को प्रॉफिट में कैसे करें, उसको पता नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो वो डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा। ठीक है। फिर जैसे क्या होता है कि भैया अगर सेपरेट डिपार्टमेंट से अकाउंट्स बन रहे हैं और उधर अकाउंटिंग हो रही है, तो पता चल जाता है कि भाई किस डिपार्टमेंट में क्या कहते हैं, या फिर क्या सही से काम नहीं हो रहा है ना। तो और फिर क्या कहते हैं, इससे बजटिंग में बहुत मदद मिलती है भैया। और इससे जैसे अगर फाइनेंशियल पोजीशन से अपन को अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है, तो उससे क्या होता है कि भैया आगे कितना लोन इन्वेस्ट करना है, कि कैसे करना है, कहाँ अगर कैपिटल इन्वेस्ट करें क्या, तो इससे रिलेटेड बजटिंग डिसीजन लेते हैं, है ना। और फिर फोकास्टिंग में मदद मिलती है कि भैया ये देखा कि पिछले साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में देखा कि प्रॉफिट पिछले साल का 50,000 था, इस साल का प्रॉफिट 1 लाख है, तो क्या अगले साल 2 लाख या 1.5 लाख हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे फोरकास्टिंग करना। फिर आता है प्रोवाइडिंग इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर्स को। ठीक है। जो इंटरनल एक्सटर्नल यूज होते हैं उनसे। देखिए, 6th पॉइंट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। इसमें क्या है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है। तो देखिए, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अकाउंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं एसेट्स जो बिजनेस ओन करता है, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, आपका स्टॉक्स एक्सेट्रा, है ना। अब देखिए, अब अगला है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला फंक्शन है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब देखिए, सिंपल सी बात है, सब ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। ये अकाउंटिंग का फंक्शन ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, तो उसका फंक्शन क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये सबसे पहला फंक्शन है। फिर आता है प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो मेंटेन कर लिए, फिर उनके थ्रू क्या बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनके अंदर क्या क्या आते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि इनकम स्टेटमेंट है, और एक पोजीशन स्टेटमेंट है, जो कि जिसे कहते हैं बैलेंस शीट, है ना। तो ये बनाए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। इससे जो प्रॉफिट अर्न हुआ है या लॉस इनकर हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, ये पता चल जाता है, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द करंट ईयर ये पता चल जाती है। देखिए, अगला है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए, क्या है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, ये एविडेंस के तौर पे कोर्ट इनको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। पर इसकी एक शर्त होती है कि भैया जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, वो अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे होने चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है कि देखिए, क्या है, अकाउंट्स मेंटेन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनको फॉलो करके जो अकाउंट्स सिस्टमेटिक अकाउंट्स बनाए गए होंगे, तो उन अकाउंट्स को एज एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ क्या कहते हैं, जो कोर्ट में एज एविडेंस यूज हो सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, क्या होता है, जैसे कि बिसाइड्स द लॉ सच एज द कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट एक्सेट्रा रिक्वायर सबमिशन ऑफ रिटर्न्स इन द फॉर्म एंड पीरियड एज इज प्रेस्क्राइब्ड इन द लॉ।
वे रिटर्न्स कैन बी सबमिटेड इफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन सिस्टमैटिकली एंड टाइमली। तो देखिए क्या है, जब इनकम टैक्स रिटर्न्स भरती हैं तो उस समय अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो तभी वैलिड माने जाते हैं जब ये सिस्टमैटिक तौर पे सही तरीके से बने हो। तो वे लीगल रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत ही काम के होते हैं। अब आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इसका अनदर फंक्शन ये है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये कम्युनिकेट करी जा सकती है किसको, ये किसको, इनके यूज़र्स को। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है, जैसे कि मैनेजमेंट हो गई, बैंक्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, एक्सेट्रा। अब आता है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट को भी कई बार फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिससे कि वो अपने इसके लिए वो क्या करती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लिखती है वो। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले सकती है। अगर किसी डिपार्टमेंट में सही से काम नहीं हो रहा तो वो उससे स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले सकती है ना। अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा तो कैसे प्रॉफिट अर्न करे, कैसे एफिशिएंट काम करे, इससे रिलेटेड बिजनेस डिसीजंस ले सकती है वो। इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसको असिस्ट करते हैं कि कब क्या करना ज़रूरी है। अब देखिए आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में। इसमें सबसे पहला है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अब देखिए अकाउंटिंग का एडवांटेज ये है कि वो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताती है बिजनेस के बारे में। फिर आता है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, जो ऊपर देखा था वही सेम टू सेम है कि मैनेजमेंट को असिस्ट करती है अकाउंटिंग और बिजनेस डिसीजंस लेने में। फिर आता है रिप्लेसेस मेमोरी। अब देखिए क्या है, आपको कोई ट्रांजेक्शन ऐसे याद नहीं करनी है कि जैसे कि भैया मान के चलिए अगर एक कंपनी ने उधार पे माल बेचा है राम को, तो ऐसा नहीं वो याद रखेगी, मैनेजर याद रखेगा, कंपनी याद रखेगी कि भैया हमने राम को उधार पे माल बेचा है। नहीं, अगर एक जगह लिख लिया जाए तो क्या आसानी नहीं होगी। मान के चलिए आपने किसी को उधार दिया है, कोई पैसे उधार दिए हैं, आप अगर आपने कई लोगों को पैसे उधार दिए, आप अगर वो एक जगह लिख लोगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, द अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, सिस्टमेटिक टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन obviates the necessity to remember transactions. The accounting record provides the necessary information. अब आता है अगला, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब देखिए क्या है, जो रिकॉर्ड्स ऑफ 1 ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद द अदर। ठीक है, प्रॉफिट इस साल कितना कमाया कंपेयर हो सकता है पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, तो इससे क्या कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है। फिर आता है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। देखिए जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से बनाए जाते हैं उनकी मदद से सेटलमेंट हो सकता है इनकम टैक्स और गुड सर्विस टैक्स का जो पे किया जाता है ना। और ये क्या कहते हैं, ये एविडेंस के तौर पर भी काम आता है। अब आता है फैसिलिटेटिंग लोन्स। देखिए क्या है, लोन्स जो है ना वो क्रेडिटर्स और बैंक्स देते हैं, मतलब क्रेडिटर्स देते हैं। क्रेडिटर्स में बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई और मतलब कोई और भी हो सकता है, कोई और एंटिटी भी हो सकती है। तो अब क्या है कि जैसे जो ये अब देखिए जो बैंक जब लोन देती है तो वो पहले कंपनीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं कि कंपनी का कैपेबल है लोन लेने के बाद पे कर पाएगी क्या वो। ठीक है, तो उसके लिए उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखना पड़ता है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इसलिए लोन लेने में मदद करते हैं। अब आता है एविडेंस इन कोर्ट। जैसे कि बात करिए कोर्ट के अंदर एविडेंस के तौर पर काम आ सकते हैं। फिर है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब देखिए क्या होता है, कई बार जैसे बिजनेस अगर बंद करने की नौबत आती है, बेचने की नौबत आती है। ठीक है, तो जो बिज़नेस एक्वायर करता है मतलब दूसरे बिज़नेस को, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो स्विगी है, अगर स्विगी अपना जैसे फॉर एग्जांपल लाइक ऊबर है, अब ऊबर अगर अपने आप को बेच दे, ठीक है, या कोई और कंपनी है वो अगर अपने आप को बेच दे मान के चलो रिलायंस को, तो रिलायंस से करेगा उसके एसेट्स एक्वायर कर लेगा, तो उस कंपनी के एसेट्स क्या होंगे, वो हो जाएंगे रिलायंस के, और उस कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ है वो रिलायंस को पे करनी पड़ेंगी, वो लाइबिलिटीज़ भी रिलायंस की हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे तो जो बिज़नेस है, जो कोई और एंटिटी बिज़नेस का जो उस बिज़नेस को खरीदना चाहती है वो आसानी से देख पाएगी कि हाँ भैया इस बिज़नेस को खरीदने से मेरे पास कितने एसेट्स आएंगे और कितनी लाइबिलिटीज मुझे पे करनी पड़ेंगी। तो क्या है, ये फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब देखिए क्या है, इंसॉल्वेंसी होता है दिवाला निकलना। ठीक है, कई बार कंपनीज का दिवाला निकल जाता है, यानी वो उनका इतना लोन हो जाता है और उनके पास पैसा नहीं होता रीपे करने को, तो फिर कोर्ट उनको इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है। फिर उनकी जो एसेट्स होती है कंपनीज़ की या फॉर्म की जो भी होती है, उन एसेट्स को क्या कहते हैं, नीलाम किया जाता है और फिर थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया जाता है जिनकी लाइबिलिटीज़ बची रहती हैं, है ना। तो क्या होता है इससे तो सॉरी, तो इन देखिए अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इन्वॉल्व explaining many transactions that have taken place in the past. Systematic accounting records assist a great deal in situations. तो देखिए ये बहुत ही मदद करता है इंसॉल्वेंसी के इवेंट। अब देखिए हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो देखिए पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर आता है यानी उसका नए पार्टनर का एडमिशन होता है, या कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म यानी कि जो फर्म बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इससे क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ होता है। ठीक है,
और रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स होता है। इसका मतलब क्या कि देखिए जब फर्म बंद होती है तो एसेट्स की मदद से उनकी जो लाइबिलिटीज़ है फर्म की उनको पे ऑफ किया जाता है, और अगर उसके बाद कुछ अमाउंट बचता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और नहीं बचता है और अगर मान के चलिए एसेट्स कम पड़ जाती हैं, लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए, तो उस समय पार्टनर्स अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं उन लाइबिलिटीज़ के लिए, ठीक है, बिकॉज पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं, है ना, उन लाइबिलिटीज़ के लिए जो पार्टनरशिप फॉर्म की होती है। तो इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का तभी बहुत काम आता है और हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो देखिए बात तो करी थी कि क्या कहते हैं, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं डिसीजन मेकिंग करने में, कि भैया अगर प्रॉफिट कम आ रहा है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की मदद से पता चल जाएगा, और अगर प्रॉफिट कम आ रहा है तो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं प्रोपराइटर द्वारा कि भैया क्या करना चाहिए प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, है ना, इसी ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अब बात है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए दुनिया में हर चीज़ की एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अकाउंटिंग भले ही कितनी भी अच्छी हो पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जनरली ये आ जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कम आते हैं। देखिए सबसे पहला है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए अकाउंटिंग में हर एक चीज़ एकदम एग्जैक्ट नहीं होती है, कुछ चीज़ें अज्यूम करी जाती हैं, जैसे कि देखिए एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। अब देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि कल को कुछ साल बाद जब हम क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, देखिए जो फिक्स एसेट होती है हर साल एक अमाउंट होता है जो उससे रिड्यूस कर देते हैं। बिकॉज आप देखिए आप कोई भी नहीं, आप एक काम करने चलिए, आप एक नया कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद कर लाइए, कोई जैसे कार खरीद कर लाइए, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम इन द सेंस एक मशीन, ठीक है, कार भी टाइप की मशीन ही हुई। अब आप कार खरीद कर लाए, क्या कार हर साल, क्या जैसी वो एकदम नई 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 होकर चल रही थी, जब नई नई कार आती तो कैसे अच्छे से चलती है, फिर उसके बाद धीरे 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 वो ज़्यादा तेल पीने लगती है, ज़्यादा उसका एवरेज गिर जाता है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ खराबी आती रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए टाइम के संग संग जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो डेप्रिशिएट करती हैं, ठीक है। अब जैसे एक बिल्डिंग है, अब एक बिल्डिंग है, आपने आपने बिल्डिंग बना दी और उसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, तो वो कुछ समय 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद वो गिर जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका धीरे धीरे प्लास्टर उखड़ने लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए समय के साथ चीज़ें पुरानी होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अब बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग को नया रखना है तो क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब यानी कि प्लास्टर वगैरह कराना पड़ेगा, ठीक है, रिपेयर वगैरह कराना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें, तो ऐसा होता है। तो क्या होता है, तो जो एस्टिमेट लाइफ, हम जैसे एक मशीन परचेस करी हमने कि 10 साल इसकी लाइफ है, 10 साल इसकी लाइफ है इन द सेंस है, और मान के चलिए वो मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपये है, तो यानी कि हर साल इसकी जो वैल्यू है 20,000 रुपये से कम हो रही है, अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर हर साल 20,000 रुपये से उसकी वैल्यू कम हो रही है तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि क्या, वो 10 साल बाद क्योंकि ख़राब हो जाएगी तो उसको मतलब फेंक देंगे या फिर बेच देंगे, ठीक है। तो इसलिए, और लेकिन ये एस्टिमेटेड होता है, ऐसा नहीं कि यही होता है, ये एस्टिमेटेड रहता है। और फिर जैसे प्रोवाइडेंट फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और डाउटफुल डेब्ट्स क्या होती है, बेसिकली देखिए क्या, ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। और जो डेटर होता है, डेटर यानी कि जिनको हमने उधार पे माल दिया है, ठीक है, उनका क्या रहता है, ठीक है, पर देखिए ज़रूरी नहीं कि हर डाक्टर आपको पे करे वापस। तो जैसे कुछ लोगों का आपको शक होता है कि यार ये बाद में मेरे को पे करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पहले से इसका प्रोविजन बना के रख देते हो एक डाउटफुल डेब्ट्स का, कि भैया इतनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपको जैसे 12,000 रुपये लेने हैं कुछ लोगों से, उनमें से आपको पता है कि भैया एक बंदा इसको 2,000 रुपये लेने हैं, पर वो बंदा देगा नहीं मुझे, मतलब आपको लग रहा है कि वो नहीं देगा आपको, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है नहीं देगा, लग रहा है, तो आप क्या करोगे, एक प्रोविजन बना दोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का 2,000 रुपये का। अब देखिए ये लग रहा है आपको, यानी एस्टिमेटेड है, ये सही नहीं है, तो इसलिए कई चीज़ें होती हैं, क्या कहते हैं, और भी चीज़ें हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें एग्जैक्ट नहीं होती हैं, एस्टिमेटेड रहती हैं, तो इसलिए अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अब आता है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, तो देखिए क्या होता है कि क्या कहते हैं, कुछ अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन रहती है अकाउंट्स मेंटेन करते वक्त। जैसे देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा हमेशा के लिए, इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर एवर अंटिल इट इज क्लोज ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट, ठीक है, जब तक बिजनेस बंद नहीं होगा तब तक ये माना जाएगा कि वो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, है ना। अब जैसे अब इसमें है अब तीसरा है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब देखिए अकाउंटिंग जैसे कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है वो इग्नोर कर देता है, जैसे कि ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज़, ठीक है। अब अपन जानते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनकी ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऑनेस्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज़ का असर प्रॉफिट पर पड़ता है, ठीक है, और इनडायरेक्टली पड़ता है, डायरेक्टली कुछ नहीं पड़ता, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं पड़ता, इसलिए अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। अब स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आपके आपके सप्लायर्स वगैरह के संग कैसे रिलेशन है, ठीक है, अगर उनके संग रिलेशन अच्छे होंगे तो आपको डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है, अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, इससे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ें क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है, पर इनका कोई मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं करते, इसलिए अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होते।
अब देखिए अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए इसका ये मतलब है कि देखिए आपने कई बार अपने बड़े बूढ़े लोगों से, मतलब जो आपके आसपास रहते हैं, आपके दादा दादी वगैरह, इनसे सुना होगा कि भैया हमारे समय में तो ये चीज़ इतने की मिलती थी, इतने कम में मिलती थी, अब आजकल इतने ज़्यादा में मिल रही है। तो ये क्या है, देखिए ये है प्राइस लेवल चेंजेस, है ना। जैसे पहले भी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती थी, जैसे आटा मान के चलिए 1960 में अगर 2 रुपये किलो मिलता था, तो आज की तारीख में 40 रुपीज़ 60 रुपीज़ के जी मिल रहा है। तो ये क्यों है, क्योंकि देखिए ये होता है प्राइस लेवल चेंजेस, है ना। अब जैसे मान के चलिए, अब इसका अफेक्ट क्या पड़ता है बिजनेसेस पे, ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए 1980 में कोई कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 5,000 रुपये का, ठीक है, और उसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया आज की तारीख में 10,000 रुपये का। तो क्या वो मैं ये कह सकता हूँ वो कंपनी ग्रो कर रही है। देखिए अकाउंटिंग के टर्म्स में वो कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि 1980 में 5,000 का प्रॉफिट था। अब देखिए ये मत सीखिए कि बीच में 40 साल का अंतर है, ये मत देखिए आप बस साल को देखिए, ठीक है, क्योंकि देखा गया था अभी 1980 में 5,000 का प्रॉफिट था, 2020 में क्या कहते हैं 40,000 का 5-10,000 का प्रॉफिट है, तो ग्रो तो कर रहे हैं ना भाई। पर ऐसा सही बात नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई साफ़ बात है, पहले के उस समय के जो 5,000 रुपये थे, उनकी वैल्यू आज के 10 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है। मान के चलिए वो आज के 25,000 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो यार ये तो फिर ये तो नुकसान हो गया, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो उस समय आज के 25,000 रुपये कमाए गए थे 1980 में, और आज की तारीख में सिर्फ 10,000 रुपये कमाए गए हैं, तो ये नुकसान है, ठीक है। पर ये चीज़ अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है। अकाउंटिंग के हिसाब से क्या है, अकाउंटिंग से नंबर्स में बात करता है, ठीक है, मॉनेटरी नंबर्स में। तो इसीलिए क्या कहते हैं ये इसका एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं नुकसान है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का। अब देखिए अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब देखिए विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, हेरा फेरी जैसे कहते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, ये इससे क्या होता है, एक फेयर व्यू नहीं मिल पाता प्रॉफिट या प्रॉफिट जो अर्न होता है या फिर लॉस जो इनकर होता है, ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन भी सही से नहीं आ पाती है ना। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है अकाउंटिंग के।